मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि झारखंड का इतिहास मुख्य परीक्षा के लिए जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड जिन्होंने सेलेक्ट किया है सेक्शन को, उसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखने में तो ये काफ़ी छोटा लगता है सिलेबस, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सावधानी आप लोग रखेंगे। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको समझना बहुत ही आवश्यक होगा, अन्यथा आपकी तैयारी आधी अधूरी रह जाएगी और समस्या आ जाएगी एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के इतिहास से एक क्वेश्चन आपके रहते हैं 8 क्वेश्चन में से, और इस क्वेश्चन को जो भी अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती रहा है। और ख़ास करके भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहे हैं वो इधर ग्रीन टाइप के रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे बैकलॉग हो, छठा जेपीएससी हो या फिर आपका 11th जेपीएससी हो, 7th, उनसे जोड़ करके आपके प्रश्न निरंतर आ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि 14 जेपीएससी में भी आपका यही प्रश्न इन्हीं से जोड़ करके आ सकता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनसे फिर से प्रश्न जेपीएससी के द्वारा डाला जा सकता है। उसके लिए मेंटली रेडी रहेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा आंदोलन का, तो बिरसा आंदोलन के बहुत सारे पहलू हैं, इसके कुछ बैकग्राउंड है और इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई जो बिरसा आंदोलन के बाद के परिणाम के रूप में देख सकते हैं। तो एक कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए बिरसा मुंडा मूवमेंट से रिलेटेड, अन्यथा वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। जैसे सरदारी आंदोलन से रिलेटेड करके आपका जोड़ा गया है, बिरसा आंदोलन को आपका किसी अन्य आंदोलन के साथ जोड़ करके पूछा जा सकता है। यानी कि इसमें हिंसक तरीकों का भी प्रयोग किया गया था, बाद में अहिंसक हो गया। तो एक तरह से आपसे सलाह लिया जाएगा कि क्या 100% अहिंसक हो चुका था जनजातीय आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद। तो शायद आपका बहुत कम ऐसे आंदोलन मिलते हैं जहां पर हिंसा वगैरह हुई हो, खास करके बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जनजातीय आंदोलनों में। हाँ, 1942 के दौरान कुछ जो जब आप योगदान पढ़ेंगे जनजातियों का, तो वहाँ पर कहीं कहीं आपका हिंसा के संकेत आते हैं। लेकिन जो व्यापक स्तर पर जनजातियों के केंद्रित रह करके जो आंदोलन होते थे, ऐसे कोई भी आंदोलन में ऐसे एग्जाम्पल आपको फिर नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर जोड़ करके आपका क्षमता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा से पहले, बिरसा मुंडा के दौरान और उनके बाद जो जो घटनाएं हुई हैं। और हाल ही में आपका पता है कि डोम्बारी बुरू वाला एक जो रिसर्च हुआ है उसमें 3 महिलाओं के भी नाम आए हैं। वो पीटी के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड उनका कोई भी टॉपिक है वो एवरग्रीन टॉपिक है, उसके हर पहलू का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी अनुरूप यहाँ पर नोट्स दिया जाता है। 14 जेपीएससी के टारगेट टॉपिक्स भी दिए गए हैं, अलग से भी उपलब्ध हैं, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स क्लास। इसके अलावा आप टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट में लिमिटेड सीट्स होते हैं। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक हैं जो अभी तक अनछुआ रहा है जेपीएससी के द्वारा, उस पर भी कुछ चर्चा कर लेना आवश्यक होगा। उन टॉपिक्स में आपका जैसे शुरू के जो टॉपिक्स हैं, आदि धर्म या सरना धर्म। अब चूंकि जनगणना निकट भविष्य में होने वाले हैं 2027 में, और सरना कोड जैसा आपको पता है कि एक आपका ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है झारखंड के चुनाव के लिए, झारखंड के राजनीति के लिए, झारखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं के लिए भी सरना कोड जो है एक ज्वलंत मुद्दा आपका बना हुआ है। तो आदि धर्म जब पूछा जाएगा तो सिर्फ सरना धर्म तैयार करके आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पर जा कर के समस्या में फंस जाएं। क्लियर? तो सरना धर्म के सारे पहलुओं को आपको समझना है, उसको सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, सरना धर्म की स्थिति कैसी है, क्या सिर्फ झारखंड में ही सरना धर्म का प्रभाव है, आसपास के स्टेट्स में है, आउट ऑफ इंडिया भी आपका इसका प्रभाव है। तो एक जानकारी आपको एवरेजली होनी चाहिए, क्या सरना कोड को मान्यता दे दी जानी चाहिए।
मान्यता दे दी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। आप सिविल सेवक बनने वाले हैं, इसमें भावना से तो आपका काम लेना नहीं कि इमोशन से आपने दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका आधार आपको स्पष्ट करना होगा। इसके पक्ष में भी लिखने होंगे, विपक्ष में भी लिखने होंगे। संवैधानिक आधार हुआ, कानूनी आधार हुआ, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं कोड, सरना कोड को मान्यता देने से, क्या क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं, किस तरीके से भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को और बूस्टअप मिल सकता है। सारे पहलुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार ऐसा फील होता है कि जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, ना लिख पाते हैं। जब लिखने लगेंगे आप मेहनत करके, बार बार एक बार गलती होगा, 10 बार 50 बार गलती होगा, उसके बाद तो सुधर जाएगा। फिर बोलने का तरीका भी आपका चेंज हो जाएगा। यही कारण है जो सिविल सेवा का तैयारी करते हैं उनके बोलने के तरीके बाकी लोगों के बोलने के तरीके में काफ़ी परिवर्तन, एक चेंजिंग आपने देखा होगा, है ना। यानी कि उनका तरीका जो होता है वो जब बोलते हैं तो उनको सुनने में अच्छा लगता है। सिविल सेवक बन जाते हैं तो उनको किसी बात को, किसी घटना को जो रखने का उनका तरीका होता है वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं, है ना, जो आम जनता को भी अच्छा लगता है, मीडिया समूह को भी अच्छा लगता है, वो जल्दी समझ जाते हैं। बस यही चीज़ आपको मुख्य परीक्षा के उत्तर के दौरान करना है। तो ये था सरना धर्म। सदान की अवधारणा, सदान की अवधारणा को भी आप इम्पोर्टेंट इस बार मान सकते हैं। सरना धर्म के साथ बिरसा मुंडा जो हैं वो एवरग्रीन हैं, है ना, उसके अलावा बात कर रहे हैं। सदान की अवधारणा, सदान मैंने आपका गैर आदिवासी जो मूलवासी लोग हैं, जिनमें आपका न ये धर्म की सीमा में है न जाति की सीमा में है, ठीक है, सारे लोग सदान हो सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों। इनके भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं, उनके सांस्कृतिक आपका सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी आर्थिक विशेषताएं हैं, धार्मिक प्रजातीय विशेषताएं हैं, उनका विस्तार, उनमें कौन आते हैं, उनका गोत्र वगैरह, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से भी टेल क्वेश्चन बनने की ज़रूरत है। जैसे कुर्मी समुदाय जो झारखंड के हैं, उनका भी सदान, वो भी सदान में आते हैं। अब उनके दोबारा शेड्यूल ट्राइब के दर्जा की मांग की जाती है। क्या दर्जा दे दिया जाना चाहिए? यहाँ भी भावना में नहीं बहना है, जो उचित है संविधान के तरीके, संविधान विधि और आपका सामाजिक दृष्टिकोण से, झारखंड जनहित के दृष्टिकोण से, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना है। भले ही आप कुर्मी समुदाय से आते हों या फिर जनजातीय समुदाय से आते हैं, किसी और समुदाय से आते हैं। उसी तरीके से नगपुरिया भाषा का उद्भेदन एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पक्ष है। नगपुरिया भाषा के बारे में अच्छी खासी आपको इसमें विकास के बारे में जानकारी, उद्भेदन प्रकटीकरण से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से डेवलप होता है कोई भी भाषा। तो उसके जो साहित्य होते हैं वह आधार होते हैं। साहित्य के अलावा जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर से क्या टेल क्वेश्चन बन सकते हैं? तो संथाली भाषा को, जैसे आपको पता है, जो यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में मात्र संथाली भाषा है जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो क्या नगपुरिया को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? नगपुरिया का डेवलपमेंट में आप क्या क्या सलाह देंगे? तो ये सब पूछा जा सकता है, मेंटली रेडी रहेंगे। आदि धर्म, सदान की अवधारणा, नगपुरिया, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार। झारखंड में जनजातीय संघर्ष और राष्ट्रवादी संघर्ष, इसको बाद में बात करते हैं। पहले ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन भी कभी नहीं डाला गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन में आपका जो भी जतरा भगत का योगदान था, जतरा भगत का योगदान था, उनको गांधी जी से जोड़ना, ठीक है, और ताना भगतों का किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन से लिंकिंग रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। और टान बाबा टाना, टानटून टाना वाला जो कंसेप्ट है और इसका फैलाव कैसे बंगाल और असम तक आपका हुआ था, वो सारे क्लियरिटी होनी चाहिए। और किस क्षेत्र में ये आंदोलन हुए और उनका क्या विचारधारा था, इस सारे आपके एक बेहतर तरीके से होने चाहिए। इसमें क्या टेल प्रश्न की संभावना बनती है? तो सिंपल से यहाँ पर भी संभावना है कि वर्तमान में ताना भगतों के लिए
ताना भगतों की क्या स्थिति है, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारी है तो यहाँ पर आप परफेक्ट हैं, और इस बार के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यानी कि लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया है। अब रह गया आपका झारखंड में जनजातीय संघर्ष और राष्ट्रवादी संघर्ष। अब जनजातीय संघर्ष में क्या पढ़ा जाए, तो जनजातीय संघर्ष जो भी आपके संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। जनजातीय संघर्ष के अंदर में अगर बात करें, स्पेशली तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कंबाइंड रूप से बात करें तो जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए, जनजातीय विद्रोह जितने भी हुए, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, अलग अलग जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और राष्ट्रवादी संघर्ष जो यहाँ पर साथ में जोड़ दिया है, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रवाद में जनजातियों का योगदान रहा, इसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। यह जोड़ा जा सकता है जनजातियों का नहीं, जनजातीय विद्रोहों का योगदान, ये अलग चीज़ हुआ। दूसरा जो हुआ झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये अलग टॉपिक है। इसमें क्या है कि झारखंड में राष्ट्रवादी संघर्ष में जनजातीय विद्रोह का क्या योगदान रहा, है ना, खोजना होगा आपका। जैसे महिलाओं की भागीदारी को हम लोग बहुत प्रमुख घटना बोलते हैं कि जो CDM हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें महिलाओं की भागीदारी रही थी, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ संथाल विद्रोह में भी महिलाओं ने भागीदारी दी थी, ताना भगत के दौरान भी महिलाओं ने भागीदारी दी थी। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद को महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से उन्होंने प्रेरित किया जनजातीय विद्रोहों ने। उसी प्रकार से चाहे बिरसा मुंडा का विद्रोह हो, वहाँ पर भी महिला जो मानकी मुंडा थी, गया मुंडा की वाइफ, उन्होंने अपना योगदान दिया था। हाल ही में 3 महिलाओं का नाम आया है, उनका योगदान। तो राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रेरित किया, है ना, राष्ट्रवाद को इस तरीके से न किया, संगठन की क्षमता भरपूर थी। चाहे संथाल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा विद्रोह हो, ताना भगत आंदोलन हो विद्रोह हो, इन लोग संगठन कर लेते थे। 1857 में ये सब चीज़ समस्या आया था। जीत तो लेते थे सैनिक, लेकिन उनका संगठन इतना मजबूत नहीं था, नेतृत्व में कई तरीके के विवाद थे, जिसके कारण वो कंट्रोल आपका नहीं हो पाता था। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने कर दिखाया, चाहे बिरसा मुंडा ने या सिद्धो कान्हो चांद भैरव ने, कि किस तरीके से अल्प संसाधनों में भी हम लोग एक बेहतर आंदोलन को क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को उनके अधिकारों के लिए खड़े कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का प्रसार था जनजातीय समुदाय में, आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य गैर जनजातियों में भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उस समय कितना अधिक होगा आप सोचिए। तो एक ऐसा समूह जो अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, जहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पर सरकार का किसी भी प्रकार का विशेष सपोर्ट नहीं था, ऐसे समूह को आंदोलित करना और संगठित करना इतना सरल नहीं था। उस चीज़ को भी जनजातीय आंदोलन ने कर दिखाया, है ना। उसके अलावा आपका मुस्लिमों की भागीदारी, चाहे आप संथाल विद्रोह में देखते हैं तो उसमें मुस्लिमों की भी भागीदारी रही थी, ठीक है। उसको भी एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है कि मुस्लिमों की भागीदारी जैसे असहयोग आंदोलन में हुई थी, ठीक है, व्यापक रूप से भागीदारी। तो ये चीज़ आपका हुआ। या फिर 1857 को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं, उससे जस्ट पहले आदिवासियों का आंदोलन जो संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, वो भी प्रेरणा बना, है ना। यानी कि चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आपका यहाँ पर आपका कोलकाता में छपा था, ठीक है, यहाँ के चुआर विद्रोह के बारे में छपा था। तो जितने भी यहाँ पर विद्रोह हुआ उसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया। इनको जोड़ करके चाहे संगठन क्षमता हो, चाहे न्यूनतम संसाधन का उचित प्रयोग हो, महिलाओं की भागीदारी हो, मुस्लिमों की भागीदारी हो, अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्भीक भावना हो, है ना, डरते नहीं थे। तिलका मांझी से आप देख सकते हैं, उन्होंने ताड़ के पेड़ से ही एक अंग्रेज कलेक्टर की हत्या कर दी थी। क्रांति, वो 18वीं सदी का अंत था। यहाँ तो क्रांतिकारी युग आया राष्ट्रीय आंदोलन में आपका 20वीं सदी के प्रारंभ में, वो काफ़ी पहले की घटना थी।
तो इसको जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए और उसको लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ये आपका टॉपिक है झारखंड में जनजातीय संघर्ष और राष्ट्रवादी संघर्ष। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही देश में प्रारंभ होता है 1857, झारखंड में भी साथ में कदम ताल के साथ झारखंड के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के, चाहे छोटे आंदोलन हो बड़े आंदोलन हो, झारखंड के लोगों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रही। 1857 में क्या भूमिका रही, या फिर स्वदेशी आंदोलन में क्या भूमिका रही, या फिर असहयोग आंदोलन में, CDM में, सविनय अवज्ञा में, या फिर QIM में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा बीच में जो छोटे छोटे आपके स्वराज पार्टी का गठन, कांग्रेस का गठन, उग्रवाद, ग्रामपंथी, नरमपंथी, है ना, होम रूल लीग, इस सब में भी झारखंड का कुछ न कुछ योगदान रहा। तो स्थानीय जो भी यहाँ पर नेता थे उनके बारे में आपको एक बेहतर जानकारी रखनी है, उनके योगदान के बारे में। और अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं जिस तरीके से आज सलाह दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर मार्क्स ला पाएंगे इस बार झारखंड के इतिहास में। प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर 4 यहाँ पर 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए मैंने छूट दिया है शुल्क में, उसका भी लाभ उठाइए। और अभी भी आप जुड़ सकते हैं, और जितना नोट्स मैं देते जा रहा हूँ उसको उतारते जाइए। जब क्लास शुरू होगा तो उस समय सारी चीज़ों को समझा दिया जाएगा, इससे दिक्कत नहीं होगा। हमारे द्वारा नोट्स बनाया जा रहा है काफ़ी सावधानीपूर्वक, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। पेपर 4 को अभी कंप्लीट कीजिए, बाद में संभव होगा तो आंसर राइटिंग ग्रुप हो, पेपर 3 हो, उसके भी बैचेस को मैं लॉन्च कर दूंगा। लेकिन पहला हमारा प्राथमिकता में है पेपर 4, है ना, उसकी डिमांड स्टूडेंट्स की ओर से सर्वाधिक थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।